फलक ने ठानी है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमने भी ठानी है यही आशिया बनाने की। हर तरफ आवाज है फिर इंकलाबी शोर का। जब बड़ी लड़ाइयां लड़नी होती है तो अपने छोटे छोटे किरदारों को, अपने छोटे छोटे लाभों को दरकिनार करना पड़ता है। ये तो घोड़े हैं, लगाम किसी और के हाथ में है कि बताओ तुम्हारे रहते मैं यूनिवर्सिटी नहीं चला पाऊंगी। खुलेआम बोल रहा हूं, जिसकी हैसियत है मेरे खिलाफ जो भी मानहान करने की बात होगी वो कर लेना। कौन कहता है उम्मीदें मर चुकी हैं भोर की। अब बेचारा कौन ऐसा पति होगा जो अपनी बीवी के झगड़ा करे, क्योंकि जानता है कि दिन भर ऑफिस के बाद घर तो और आप लोग अपने अपने कमरों में कैद रहे। 50 गुना नहीं 400 गुना इस कुलपति ने फीस बढ़ा दी। ने 1 रुपया फीस बढ़ाई थी और पूरा विश्वविद्यालय साइनडाइन हो गया था। वो दिल्ली में बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब है। क्या यहाँ पर कोई खड़ा नौजवान जिसकी हैसियत है? हमारी भी हैसियत नहीं है कि मेरे पिताजी, चाहे वो BHU हो, JNU हो, DU हो, इलाहाबाद हो, जहां से हम आंदोलन लिखना, आंदोलन पढ़ना, नारे लगाना, नारे लिखना ये सीखते हैं। जिनको सवालों से डर लगता है, जब सत्ता में आते हैं तो छात्र संघों पर ताले लगाने का काम करते हैं। जिनसे हम लोगों ने लड़ना सीखा उनका भी इस सरजमी पे स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, सबसे पहले तो मैं शहीद लाल पदमदर जी को सादर नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, इस धरती को नमन करते हुए, इस क्रांतिकारी धरती को अपने सीने से लगाते हुए आप सभी नौजवान साथियों का जो यहाँ पर आए हैं और जो इस आयोजन को, छात्र महापंचायत को आयोजित करने में अपनी थोड़ी भी भूमिका निभाई है, उन सभी साथियों को मेरा दिल से क्रांतिकारी सलाम है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हजारों नौजवानों का जनसैलाब क्यों नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ये चंद लोग कैसे पंचायत कर रहे हैं। आप जरा ये भी मत सोचिएगा कि परिसर के अंदर आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। आप इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें होती रहती है और ये सब चीजें आम बात है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो है आपका हौसला और आपका जिद और आपका जुनून। हम लोग भी, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि छात्र संघ पे प्राचीर पे ताले लगा दिए गए हैं, छात्र संघों की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई है। ये हमेशा से, पहले से भी ऐसा हुआ है कि तानाशाही हुक्मरान जब भी सत्ता में आते हैं, जब ऐसे लोग जिनको सवालों से डर लगता है जब सत्ता में आते हैं तो छात्र संघों पर ताले लगाने का काम करते हैं। सिर्फ इसलिए छात्र संघों पर ताले लगाने का काम करते हैं क्योंकि वो सवालों से डरते हैं। वो डरते हैं कि जो यहाँ से छात्र राजनीति, जो राजनीति में नर्सरी मानी जाती है, जो लोकतंत्र की एक नर्सरी है, जो कटहरा है जहां से हम आंदोलन लिखना, आंदोलन पढ़ना, नारे लगाना, नारे लिखना ये सीखते हैं। अपनी आवाज को बुलंद करना सीखते हैं, अपनी आवाजों को सवालों से सरकार को घेरना सीखते हैं। ऐसे जब जगहों पर ताले लगाने लगे लोग तो समझ जाइए कि वो हुकूमत डरने वाली है, वो बहुत कमजोर हुकूमत है। और यहाँ पर जो तमाम नौजवान साथी आए हुए हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि छात्र संघ को बंद कर देने से हम नौजवान छात्रों को क्या फर्क पड़ता है। परिसर तो खुलता ही है, हमें क्लास करने जाते ही हैं, प्रोफेसर पढ़ाते ही हैं, तो फर्क क्या पड़ रहा है। नौजवान साथियों, ये सोचने और समझने की बात है। जब आप सोचेंगे बड़ी गंभीरता के साथ, मुझे याद है अजीत सर, जब उत्तर प्रदेश में या देश में लिंग 2 कमेटी के आधार पर देश भर के छात्र संघों को बंद करने की साजिश रची गई। आप में से तमाम लोग जानते होंगे कि लिंग 2 कमेटी के आधार पर हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज को जिस परिसर से उठती थी, उस छात्र संघों पर ताले लगाने का एक साजिश रचा गया। आपको शायद यह मालूम नहीं है कि यह साजिश क्यों रचा गया। वो साजिश इसलिए रचा गया कि आज से 20 साल पहले
हिंदुस्तान के पूंजीपतियों ने अपनी जब नजरें घुमाई तो उन्होंने देखा कि इस देश में 45-46 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनकी एकड़ एकड़ की जमीनें हैं, चाहे वो बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, इलाहाबाद हो, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटी जिनकी जमीनें एकड़ों एकड़ों की हैं, उनके परिसर और उनके इतिहास इतने पुराने हैं, गौरवशाली है। उन पूंजीपतियों की आंखें इन परिसरों पर पड़ी तो उनको लगा कि यार कुछ न कुछ करके दिमाग षड्यंत्र लगाकर क्यों ना शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए, क्यों ना शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए, क्यों ये गरीब गुरबे लोग जो किसानी मजदूरी करने वाला इंसान है, जिसका बच्चा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकर 900 रुपया फीस देकर पढ़ लेता है, वो कैसे, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। आज तो जमाना है गूगल का, आज जमाना है व्हाट्सएप का। आपके तमाम मित्र प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी होंगे, कोई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चला रहा है तो कोई सुख भारती यूनिवर्सिटी चला रहा है। आपको पता है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीए की फीस कितनी है? आपको पता है कि उस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में एमए की फीस कितनी महंगी है? हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उन विश्वविद्यालयों में ह्यूमैनिटी के विषयों में एडमिशन लेने जाएंगे तो 50-50 हजार रुपये, 1 लाख रुपया बीए और एमए की फीस है। क्या यहाँ पर कोई खड़ा नौजवान जिसकी हैसियत है? हमारी भी हैसियत नहीं है कि मेरे पिताजी, यदि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ना आया होता, यहाँ की फीस 900 ना होती, यदि यहाँ की फीस 45,000 होती, तो मेरे पिता जो एक प्राइमरी अध्यापक थे, रिटायर हो गए हैं, उनकी हैसियत नहीं थी कि मुझे 45,000 देकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला करा सकते थे। यह एक साजिश है, इस साजिश को समझना पड़ेगा, इस चीजों को समझना पड़ेगा कि कैसे इस देश के शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, कैसे इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि आने वाले समयों में आपको एकदम पंगु बना दिया जाए, आपको सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी जाए। नौजवान साथियों, सब लोग यहाँ 10+2 करने के बाद आते हैं। आप लोग अपने अपने कॉलेजों से, जो यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा, सीबीएसई से पढ़ा होगा या आईसीएसई से पढ़ा होगा, जब आप अपने कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ एक ड्रेस कोड होता है कि नहीं? होता है। ड्रेस कोड होता है ना, ड्रेस पहन के जाते थे ना। लेकिन जब इस परिसर में आए तो आपने क्या देखा? कोई ड्रेस कोड देखा? नहीं। किसी तरह का कोई ड्रेस कोड आपको दिखाई दिया? नहीं। आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? आपने एक बार भी सोचने के लिए विचार किया कि आखिर हम तो 10+2 करके आए हैं, ड्रेस पहन के जाते थे, जूता मोजा शर्ट बेल्ट लगा के टाई लगा के जाते थे, यहाँ तो आते हैं जैसे मन करता है वैसे चले जाते हैं लोग। आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय है, जहां पर एक ऐसी सोच के साथ इसे बनाया गया था कि एक गरीब का भी बच्चा, चाहे एक अमीर का बच्चा, यदि दोनों इस परिसर में आए तो उनके वेशभूषा से कोई पहचान ना सके कि कौन गरीब का छात्र है, कौन गरीब का बेटा है, कौन अमीर का बेटा है, कौन सब्जी वाले का बेटा है। इसलिए यहाँ पर कोई परिसर नहीं। लेकिन अब जब पूंजीपतियों ने अपनी नजरें इसकी तरफ घुमाई तो आने वाला दिन आप यदि बैठे रहे अपने अपने कमरों में ये सोच करके कि ये छात्र संघ की जो लड़ाई है वो चंद्र छात्र नेताओं की है, वो चंद्र पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं उनकी है, तो ये आपका भूल है, ये आपका भ्रम है। आप सोच नहीं सकते हैं कितने दूरदर्शिता के साथ, कितने बड़े षड्यंत्र के साथ आपके परिसरों पे ताले लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें याद है कि वही परिसर है जहां पर 1 रुपया फीस बढ़ाई गई थी। हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, हमारे तमाम नौजवान साथी बैठे हुए हैं, उनको याद होगा इस इतिहास को कि इस विश्वविद्यालय के कुलपति ने 1 रुपया फीस बढ़ाई थी और पूरा विश्वविद्यालय साइन डाइन हो गया था। 13 दिनों तक लंबा आंदोलन चला, एक भी एडमिशन नहीं होने दिया गया। जब कुलपति ने वो 1 रुपया फीस वापस ली
तब जाके एडमिशन शुरू हुआ। और आज तो 400 गुना न, 1-2 गुना नहीं, 3-4 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 400 गुना इस कुलपति ने फीस बढ़ा दी। और आप लोग अपने अपने कमरों में कैद रहे, अपने अपने घरों में कैद रहे। चंद लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन वो लड़ाइयां इसलिए बेअसर हुई क्योंकि आपने पूरी ताकत के साथ इस तानाशाह कुलपति की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता है कि ये जो कुलपति महोदय हैं, इनका पावर इंजन कहाँ है। इनका जो पावर इंजन है वो दिल्ली में बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब हैं। वो पहले गुजरात में उच्च न्यायालय में चीफ जज थे। लोग सोचते हैं कि न्यायपालिका के जज हैं, इनके खिलाफ बोलेंगे तो मानहानि का हो जाएगा मामला। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, जिसकी हैसियत है मेरे खिलाफ जो भी मानहानि करने की बात होगी वो कर लेना। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे उस जज के वजह से कुलपति महोदय इतनी तानाशाह हो गई हैं, क्योंकि ये जब भी कोई गलत निर्णय लेती है, आवाज उठाई जाती है, तो अपने पति को फोन करके कहती है कि बताओ तुम्हारे रहते मैं यूनिवर्सिटी नहीं चला पाऊंगी। अब बेचारा कौन ऐसा पति होगा जो अपनी बीवी के झगड़ा करे, क्योंकि जानता है कि दिन भर ऑफिस के बाद घर तो आइए। मोहतरमा थोड़ा अलग किस्म की पत्नी है तो ये और दबाव बना लेती है। अब वो बेचारे डीजीपी को फोन करते हैं, प्रमुख सचिव को फोन करते हैं, संभालो संभालो। अब पुलिस प्रशासन का कोई बड़ा रोल नहीं है। आप लोग ये सोचते हैं कि जिला प्रशासन से आपकी लड़ाई है, तो जिला प्रशासन से आपकी लड़ाई नहीं है। ये बेचारे मजबूरी में हैं, क्या करें, ये तो घोड़े हैं, लगाम किसी और के हाथ में है। तो हमारी जो लड़ाई है वो घुड़सवार से है, इन घोड़ों से नहीं है जिनका चाबुक उनके हाथों में है। हमारी लड़ाई उस घुड़सवार से है जिसके हाथों में इनका चाबुक है। वो बाएं घुमाता है तो ये बाएं घूमते हैं, वो दाहिने घुमाता है तो ये दाहिने घूमते हैं। हमारी लड़ाई सीधे सीधे इस तानाशाह कुलपति से है और यहाँ के उत्तर प्रदेश और केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार से है, सरकार से है। नौजवान साथियों, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप लोग जिस दिल से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस जज्बे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी बातें और होंगी, तमाम बातें होंगी, लेकिन आपके हौसलों के लिए आप जिस शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं, जितने कम संसाधनों में लड़ रहे हैं, बहुत लोग आपके हौसले को गिराने का भी काम कर रहे होंगे कि अरे कुछ नहीं होने वाला है, क्या करोगे, 4 लोग हो, 3 लोग हो, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही जब हम लोग लड़ाई लड़ते थे, मुझे याद है 2005 में छात्र संघ जब बंद हो गया तो हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में थे। जब हम लोग लड़ाई की शुरुआत किए तो तमाम लोग हम लोग के हौसले को गिराने की बात करते थे, कहते थे कि कुछ नहीं होने वाला है, इस परिसर में छात्र संघ बहाल नहीं होगा, अब किसी भी तरह से यहाँ चुनाव नहीं होगा। लेकिन हम लोग 10 ही लोग थे, 8 ही लोग थे, हमारे तमाम साथी थे। किसी एक का नाम लूंगा तो बेईमानी होगी। मैं सभी साथियों को, सब लोग जानते हैं कि वो कौन कौन लोग थे। वो सारे लोग मिलकर, लेकिन शिद्दत के साथ मिलकर, ईमानदारी से मिलकर, अपने छोटे छोटे लाभ को दरकिनार करके, क्योंकि जब बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, जब बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी होती है, तो अपने छोटे छोटे किरदारों को, अपने छोटे छोटे लाभों को दरकिनार करना पड़ता है। या भूल जाइए कि अखबार में किसका नाम आया है, किसका नहीं आया है। या भूल जाइए कि किसकी फोटो छपी है, किसकी फोटो नहीं छपी है। या भूल जाइए कि होर्डिंग किसकी लगी है, नहीं लगी है। ये लड़ाई होर्डिंग और अखबार में नाम छापने की और फोटो छपने की नहीं है। ये लड़ाई हमारे अस्मिता की है, ये लड़ाई हमारे गौरव की है, ये लड़ाई हमारे इतिहास की है, जो 1923 से अमर चलती आ रही है। ये जो शासन की प्राचीर देख रहे हो ना, इस प्राचीर से कोई हल्के फुल्के लोग नहीं निकले हैं। इस प्राचीर ने हिंदुस्तान को एक से एक शासन का अध्यक्ष दिया है। वो सिर्फ राजनीति को ही नहीं, बल्कि समाज को भी
अपना दिशा और दशा देने की कोशिश किए हैं। इस शासन से निकले हुए अध्यक्ष DS कोठारी साहब का नाम आप लोग सुने हैं? कितने लोग हैं जो DS कोठारी साहब को जानते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए एक नए कानून और नियम बनाए? DS कोठारी साहब ऐसे शिक्षाविद इस देश के इस शासन के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। सुभाष कश्यप को आप जानते होंगे, संविधान के रूप में हिंदुस्तान में आज भी सरकारें चाहे जिसकी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे इस तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जब संविधान की बात आती है, सवाल लोकसभा और राज्यसभा में किसी संवैधानिक मुद्दे की आती है, तो आज भी सुभाष कश्यप को लोग याद करते थे और उनसे सलाह लेते थे। वो सुभाष कश्यप जी इस छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। आपका जो हौसला है, आपकी जो लड़ाई है, इस लड़ाई पे एक जनवादी कवि का एक कविता है जिसको जरूर वैसे मैं शेर व शायरी वाली बात तो बहुत कम करता हूँ, लेकिन आपके हौसले को देख के, आपके जोश और जुनून को देख के एक जनवादी कवि की कविता मुझे अभी बैठे थे तो मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि इस मौके पर यह कविता जरूर सबके साथ पढ़नी चाहिए। मैं आगे पढ़ूंगा, उस लाइन को आपको दोहराना होगा। साथियों, उस लाइन को दोहराते हुए हम इस जो समय है, जो ये तासीर है, उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे और इस विषम परिस्थिति में जिस तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको भी महसूस कराया जाएगा। हम लोग के बीच में वैसे तो एक बड़े कवि हैं भाई, सुल्तानपुर से आए रितेश भाई, लेकिन हम लोग कवि तो उतने नहीं हैं, लेकिन ये कविता मेरे नज़र में आ गई तो मैं चाहूँगा कि सब लोग साथ में गुनगुनाएंगे। हम आगे बोलेंगे, पीछे से आप उसे दोहराइएगा। हर तरफ आवाज है फिर इंकलाबी शोर का, हर तरफ आवाज है फिर इंकलाबी शोर का, हर तरफ आवाज है फिर इंकलाबी शोर का, हर तरफ आवाज है फिर इंकलाबी शोर का। कौन कहता है उम्मीदें मर चुकी हैं भोर की, कौन कहता है उम्मीदें मर चुकी हैं भोर की, अरे कौन कहता है उम्मीदें मर चुकी हैं भोर की, कौन कहता है उम्मीदें मर चुकी भाई देखिए, हैं भोर अमित की। द्विवेदी जी भी हैं, उनके तरफ से ये है कि वक्त मुश्किल है अभी थोड़ा, अगर तो क्या हुआ, वक्त मुश्किल है अभी थोड़ा, अगर तो क्या हुआ, और बाकी है अभी लंबा सफर तो क्या हुआ, और बाकी है अभी लंबा सफर तो क्या हुआ, क्या हुआ अगर सामने तकलीफ का अंबार है, क्या हुआ अगर सामने तकलीफ का अंबार है, क्या हुआ कुछ देर को मौसम अगर खूंखार है, क्या हुआ कुछ देर को मौसम अगर खूंखार है, अरे पार कर लेगी समंदर को ये जर्जर कश्तियाँ, पार कर लेंगी समुंदर को ये जर्जर कश्तियाँ, जुल्म की लहरें भले उठने लगी हैं जोर की, जुर्म की लहरें भले उठने लगी है जोर की, कौन कहता है उम्मीदें मर चुकी हैं भोर की, बोलिए, है उम्मीदें मर चुकी है भोर की, अरे बरगदों की संतलत को कौन कहता है अमर, बरगदों की सल्तनत को कौन ताली बजाते हुए, अरे बरगदों की संतलत को कौन कहता है अमर, बरगदों की सल्तनत को कौन कहता है अमर, कौन कहता है अंधेरा जीत जाएगा समर, कौन कहता है अंधेरा जीत जाएगा समर, कौन कहता है जमाना आंधियों का आएगा, कौन कहता है जमाना आंधियों का आएगा, अरे कौन कहता है चमन बर्बाद होता जाएगा, कौन कहता है चमन बर्बाद होता जाएगा, अरे कौन कहता है जमाना आंधियों का आएगा, कौन कहता है जमाना आंधियों का आएगा, अरे कौन कहता है चमन बर्बाद होता जाएगा, कौन कहता है चमन बर्बाद होता जाएगा, अरे नफरतों के रहनुमाओं ने अभी ठीक से, नफरतों के रहनुमाओं ने अभी ये ठीक से, जान देखी ही कहाँ ये पार वाली डोर की, जान देखी है कहाँ ये पार वाली डोर की, अरे कौन कहता है उम्मीदें मर चुकी हैं भोर की, कौन कहता है उम्मीदें मर चुकी है भोर की, सर झुका लेंगे रुकावट के उठे तूफान सब, सर झुका लेंगे रुकावट के उठे तूफान सब,
अरे देखना हो जाएंगे कल रास्ते आसान सब। ताली बजा के। जाएंगे कल रास्ते आसान सब। अरे बिजलियों की सिर्फ धरी रह जाएंगी तैयारियां। बिजलियों की सब धरी रह जाएंगी तैयारियां। अरे पाँव में गिर जाएंगी कल देखना दुश्वारियां। पाँव में गिर जाएंगी कल देखना दुश्वारियां। अरे दर्द के बादल भले ही आज हैं चारों तरफ, दर्द के बादल गिरे हैं आज चाहे चारों। कल फिजा बदले मिलेगी देखना हर ओर की। कल फिजा बदली मिलेगी देखना हर ओर की। साथियों, ये जनवादी कविता इसलिए यहाँ पर आपके लिए थी क्योंकि ये हौसला आपको कमजोर नहीं करने देगी। जब भी इस तरह की चीजें हों तो इस तरह की जनवादी कविता से आप अपने अंदर चीजों को महसूस करिए, उस तपन को महसूस करिए, उस तपीस को महसूस करिए। बाकी मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। ये आप सोचिएगा कि ये बड़ी तानाशाह कुलपति महोदया हैं तो इनके खिलाफ यदि कोई लड़ाई लड़ेगा तो वो लड़ नहीं सकता है। ये भ्रम, ये छोड़ना ये भूल है इनकी। हमें पता है कि कुलपति महोदय इस विश्वविद्यालय को कैसे चला रही हैं। हमें पता है कि कुलपति महोदय यहाँ के टीचरों के साथ, यहाँ के प्रोफेसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं। शायद आप लोग को पता नहीं होगा, कुलपति महोदय को एक खास तरीके का गुलदस्ता पसंद है। यदि आप उस तरीके का गुलदस्ता और उस फूलों का गुलदस्ता लेके गए तब तो मिलेंगी, और यदि कोई साधारण गुलदस्ता लेके गए तो डांट के भगा देती है। यहाँ के प्रोफेसरों की हैसियत नहीं है कि कुलपति के चेम्बर में अपना मोबाइल लेके चला जाए। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी हाई सिक्योरिटी में रह रही हो, जो इतना डरता हो कि अपने ही प्रोफेसर से इतना डरता हो कि उसका मोबाइल तक जमा करा ले रहा हो। और प्रोफेसर साहब लोग, उनकी हालत तो ये हो गई है कि जब कुलपति महोदया किसी कार्यक्रम में जाती हैं तो वो सर झुका के ऐसे खड़े रहते हैं और ये तानाशाह की तरह मंच पर चली जाती है। ये कुलपति महोदय शायद ये भूल गई हैं कि आप यदि अपने सरदारों के साथ मिलकर, एक चीफ प्रोक्टर है यहाँ पर जो लठैत की तरह यहाँ पर बैठा हुआ है, वो चीफ प्रोक्टर नहीं, दरअसल में वो स्टैंड वाला है, साइकिल स्टैंड पे स्टैंड। वो किसी चौराहे पे स्टैंड लगाने का काम करता था, किसी की दरबानी करके यहाँ पर नियुक्त हो गया और आज कुलपति के साथ बैठकर प्रोक्टर के रूप में नौजवान छात्रों पे जो हुकूमत करता है, लाठियां चलाने का काम करता है। मुझे जब वो सीन देखता हूँ कि एक नौजवान साथी विवेक सुल्तानवी पर जिस तरह से वो लाठियां चला रहा था, मुझे देख के बिल्कुल वो याद आया और उस समय ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना चला जाए एक विश्वविद्यालय परिसर में एक बार सारे छात्र संघ के अध्यक्षों को, सारे छात्र नेताओं को अपील किया जाए और चल के वहीं गेट पर बैठ लिया जाए और पूछा जाए कि अरे राकेश सिंह, तुम कितने बड़े लठैत हो गए हो, निकालो तुम अपनी लाठी और दिखाओ चला के लाठियां, तुम कितनी लाठी चला रहे हो। ऐसे लठैतों से, ऐसे लफंगों से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने हक और हकूक के लिए लड़िए, आप अपने आवाज को मजबूती से बुलंद करिए, आप छात्रावासों में जाइए, लोगों का समर्थन लीजिए, आप परिसरों में जाइए, छात्रों को इस बात को समझाइए कि छात्र संघ केवल हमारे लिए नहीं है कि हम चुनाव होगा और पदाधिकारी बन जाएंगे। छात्र संघ सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी में जाकर हमारा वजूद बढ़ जाएगा। छात्र संघ आपके लिए जरूरी है। यदि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचानी है, यदि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों में जाने से बचानी है, यदि ये बचाना है कि इस देश का किसान भी पढ़ सके, यदि ये बचाना है, ये सोच रखनी है कि इस देश का गरीब गुरबे का बच्चा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, तो उसके लिए ये छात्र संघ जरूरी है। इसलिए छात्र संघ जरूरी नहीं है कि इस प्राचीर से कोई सिर्फ चुनाव लड़े। इसलिए जरूरी है कि गांव में एक किसान जो अपने खेतों में हल जोत रहा है और एक सपना पाल के अपने बच्चे को भेजता है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को भेज रहा हूं,
मेरी जो ये कमाई है उसका अपना पेट काट करके भेजता है। यहाँ पर कमरे इतने महंगे हो गए हैं, 6,000 5,000 से कम किसी भी डेलीगेसी में रूम नहीं है। आप लोग को पता है जब छात्र संघ हुआ करता था तो डेलीगेसियों पे रूम रेट कंट्रोल एक्ट लागू हुआ करता था। किसी भी डेलीगेसी में किसी भी मकान मालिक द्वारा किसी भी लॉज के द्वारा 1,000-1,200 से ऊपर किराया नहीं लेते थे लोग। यदि 1,200 से ऊपर किराया यदि कोई मांग भी लेता था तो यहाँ से डीएम साहब से मिलकर कार्रवाई कराई जाती थी और वो रूम रेंट 1,200 से बढ़ नहीं पाया था। लेकिन छात्र संघ बंद होने के कारण आज स्थिति ये है कि छोटे छोटे मुर्गी के दरबे की तरह जो कमरे हैं, जिसमें सांस भी नहीं आती है, जिसमें लाइट भी नहीं आती है, एक कमरे को 2 पार्ट कर दिया है और 6-6 हज़ार रुपया वसूल रहे हैं। लेकिन हम आप देने के लिए मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई ऐसा हमारी मंच नहीं है जो हमारी आवाज़ को उठा सके। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, तमाम बुनियादी सवाल है। इन सारे सवालों के लिए छात्र संघ का होना बहुत जरूरी है। तमाम हमारे वक्तागण हैं, हमारे साथी हैं, बातों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक अपील के साथ मैं आपसे एक निवेदन के साथ आपसे अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं कि जो भी साथी हैं, चाहे अनुराग हो, प्रियांशु हो और भी साथी हैं, ये 8-10 लोग, आप लोग, आदर्श भदौरिया हैं, राहुल पटेल हैं, ये सारे लोग इकट्ठा होकर यह ठान लीजिए कि हमें ये लड़ाई जीतनी है। चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। और जिस दिन आप ईमानदारी के साथ इस लगातार छात्र संघ की आवाज़ को और छात्रों के हक और हकूक़ के मुद्दों को उठाते रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन इसी जगह से सूरज निकलेगा, उजाला होगा। ये जो अंधेरा छाया हुआ है ये हटेगा। इन बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे कि बादलों के बीच कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा मिट्टी का घर था वहीं बारिश हुई। फलक ने ठानी है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमने भी ठानी है यही आशिया बनाने की। जय हिंद, जय श्री राम।